गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में मेरे भाई फिर से आपका स्वागत है। बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं, बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई। देखो, एक बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए है। गुरु जी, क्या खुशखबरी है? कि अपने 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपके प्यार की वजह से और आपके सपोर्ट भाई ये सब कुछ संभव हो पाया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके इस सपोर्ट के लिए और इन सभी के आभार व्यक्त करने के लिए मेरे भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल भी ला रहा हूं। गुरुजी, क्या स्पेशल है मेरे भाई? जल्द ही पता लगने वाला है। मैं तुम्हारे लिए और क्लासेस भी ऐड करने वाला हूं, तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है, और वो क्लासेस इसी तरीके से, जैसे ये वाली जितनी बेहतरीन हो रही है साइंस की क्लास जिस तरीके से हो रही है, उसी तरीके से वो बाकी की क्लासें भी चलेंगी। कौन कौन सी क्लासें आएंगी मेरे भाई? जो भी क्लासें आएंगी आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत इसमें किसी को बताएंगे? कोई दिक्कत? चलो, सर समझाया नहीं कुछ दिक्कत क्या है, ये तो आपकी बात थी। चलो मेरे भाई, मेरी बात थी, कोई बात नहीं। मेरी बात तुम्हारी बात एक ही बात है। चलो मेरे भाई, आज हम जो पढ़ रहे थे, किताब की रीडिंग कर रहे थे। टाइम बर्बाद ना करते हुए हम किताब की रीडिंग पर पहुंचते हैं, और जो कुछ होता है, जो कुछ बचा हुआ था या फिर जो कुछ रह रहा है, उसका रीडिंग करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो, तैयार हैं सभी? तैयार हैं? बताएंगे सभी तैयार हैं क्या? हाँ गुरुजी तैयार हैं। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई, स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ गुरुजी बताओ। देखो मेरे भाई, जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, मैंने तुम्हें बता दिया था पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन, ये सारी चीजें मैं अपने बारे में बात कर ली थी। प्रॉपर नोट्स अपन ने बना चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पोषण पर पहुंच चुके हैं। और पोषण क्या चीज है, आ जाइए मेरे भाई। पोषण क्या है? जब हम टहलते हैं, टहलते का मतलब घूमते हैं, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। साइकिल की सवारी का मतलब यह है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई साइकिल चला रहा है, तुम बैठे हो और तुम कह रहे हो गुरुजी ऊर्जा ही नष्ट नहीं हो रही। नालायक हो, तुम साइकिल चला रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम साइकिल चला रहे हो। तो जब हम टहलते हैं, टहलते का मतलब जब घूमते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो क्या है? भोजन है मेरे भाई। क्या है? भोजन। देखो मेरे भाई, अगर मैं खड़ा हूं, मैं चलो कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं खड़ा हूं तो इसमें भी मेरी ऊर्जा नष्ट हो रही है। मैं बोल रहा हूं तो इसमें भी मेरी ऊर्जा नष्ट हो रही है। मैं चल रहा हूं या टहल रहा हूं इस तरीके से, तो भी मेरी ऊर्जा नष्ट हो रही है मेरे भाई। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इसमें भी मेरी ऊर्जा नष्ट हो रही है। तुम कहोगे गुरुजी सो रहे हैं तो क्या ऊर्जा नष्ट हो रही है? मेरे भाई, तो तब जब तुम सो रहे हो तो ऊर्जा का उस समय भी उपयोग हो रहा है। ऊर्जा का उस समय भी क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में चल रही हैं। अब तुम्हें पता है कि किसी का चलना या किसी चीज को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़ती है। हाँ गुरुजी, ये बात तो सही है। तो मेरे भाई, जब तुम सो रहे हो तो भी क्या है? तो क्या है मेरे भाई? जब तुम सो रहे हो तो भी ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ रही है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? देखो मेरे भाई, सजीव जो होते हैं, सजीव का मतलब जिनमें होता है, जो वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, उन वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी सजीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है मेरे भाई, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव कैसे होते हैं? स्वपोषी। मेरे भाई, स्वपोषी जीव क्या होते हैं? जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं मेरे भाई। क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं मेरे भाई। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे देखेंगे, आगे देखने पर हम क्या देखेंगे मेरे भाई? आगे देखें मेरे भाई, ये जीव स्वपोषी है जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। क्या है? कुछ जीवाणु। ये क्या काम करते हैं मेरे भाई? आओ बात करते हैं। ठीक है, चलो चलो, देखो मेरे भाई, इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना, सॉरी, यहाँ से देखो, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। अन्य जीव क्या करते हैं? जटिल पदार्थों का। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं और जो जीवाणु है, कुछ एक जीवाणु है जो क्या करते हैं? स्वपोषण करते हैं, मतलब कि
अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं गुरुजी? सरल अजैव मतलब अकार्बनिक पदार्थों से। किससे बनाते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से। आगे देखेंगे मेरे भाई, इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जैव उत्प्रेरक का। तो मैंने तुम्हें जैव उत्प्रेरक बताया था, जिसको हम क्या बोल रहे थे? जैव एंजाइम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एंजाइम बोल रहे थे, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। विषमपोषी का मतलब जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? विषमपोषी। क्या बोल रहे हैं? विषमपोषी बोल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए, अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के जीवों में सम्मिलित है। क्या है मेरे भाई? इसी प्रकार के जीवों में क्या है? सम्मिलित। कौन कौन है सम्मिलित मेरे भाई? बताओ। जंतु और कवक। तो ध्यान रखेंगे, कवक क्या है मेरे भाई? कवक क्या है? विषमपोषी है। क्या है? विषमपोषी। क्या है मेरे भाई? विषमपोषी है। देखो मेरे भाई, जुकाम लग रही है, तबियत खराब है, लेकिन फिर भी रुकेंगे नहीं हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे हैं। चलो आ जाओ। देखो आंखों में आंसू आ रहा है, जुकाम से पता नहीं क्या हो रहा है। चलो ठीक है। आश्रित होते हैं जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे स्वपोषी पोषण। देखो मेरे भाई, ये चित्र तुम्हें याद करना है, मतलब बना के प्रैक्टिस करनी है। कैसे बनाना है गुरुजी? देखो मेरे भाई, देखो समझने का प्रयास करेंगे, मैं बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, कोशिश करता हूं तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। देखो इस तरीके से तुम्हें क्या बनाने हैं? डब्बे से बनाने हैं। कितने बनाने हैं गुरुजी? 4 बना लेने। 4 बना लिए। 4, इन चारों को भी मतलब इनके बीच में एक एक इस तरीके से बना देना है। बना दोगे? हाँ गुरुजी बना देंगे। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। बताओ, ये वाला पोर्शन इस तरीके से कंप्लीट, यहाँ पे इस तरीके से ये दिखा दोगे। दिखा दिए। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से देखो ये बन रहा है ना? हाँ गुरुजी बन रहा है। अब देखो मेरे भाई आगे देखो, फिर इसके नीचे इस तरीके से ये मतलब 4-5 संरचनाएं बना देनी है। इस तरीके से कर देना, या फिर इस तरीके से कर देना, कुछ ऐसे भी करके। ठीक है, इस तरीके से। और इनमें भी इस तरीके से डॉट डॉट लगा देना, मतलब बिंदु लगा देना। कोई दिक्कत आएगी क्या? बताओ। इस तरीके से बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी गुरुजी। नीचे के बनाने में कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का पोर्शन बना लोगे, नीचे तक का, यहां तक का पोर्शन बना लोगे? हाँ गुरुजी बना लेंगे। आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो, ये है मेरे भाई पत्ती। इस पत्ती को काटा गया है। कैसा काटा गया है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब समझ लो मेरे भाई, अनुप्रस्थ का मतलब जैसे ये है तो मैं इसको इस तरीके से काटूंगा। अनुदैर्घ्य का मतलब इस तरीके से काटूंगा। जैसे मान लो ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन देखो इस तरीके से दिख रहा है तुम्हें पेन। अगर मैं इसको इस तरीके से काटूंगा, इस तरीके से काटूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य। अगर मैं इसको इस तरीके से काटूंगा, देखो ये इस तरीके से सीधा है, इस तरीके से सीधा है, इसको मैं इस तरीके से काटूंगा तो अनुदैर्घ्य। तो ये पत्ती थी मेरे भाई, इस तरीके से पत्ती थी, इसको काटा गया। जब ये काटा गया तो इसकी जो ये वाले जो हिस्सा है, इसको क्या किया गया? जूम करके देखा गया। क्या देखा गया? जूम करके। जब जूम करके देखा गया तो उसने देखा कि भाई इस तरीके से इसमें क्या है? बंडल है। क्या है? बंडल। अब ये बंडल कर क्या रहे हैं? अब चलो मेरे भाई इसमें मैं बताता हूं। ये है एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक है, वो प्रश्न पूछ लेता है, कई बार प्रश्न पूछ लेता है, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो मेरे भाई देखिए, जब इसने इस तरीके से कट किया तो इसको 2 चीजें दिखी। क्या क्या चीजें दिखी? इस तरीके से यहाँ पे देखो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये थे ये तो देखो नीचे वाला जो हिस्सा था वो नीले कलर का, मतलब कि जल का हिस्सा था। किसका था? जल का। तो जल कहाँ रहता है? धरती में। और भोजन कहाँ रहता है? ऊपर। तो ध्यान रखेंगे, फ्लोएम क्या है? ऊपर वाला हिस्सा है, और नीचे वाला क्या है मेरे भाई? जाइलम। इस गोले में 2 तरीके के कलर है मेरे भाई, 2 तरीके के कलर है। 2 तरीके के कलर कौन कौन से हैं? देखो 2 तरीके के कलर कौन कौन से हैं? वाले में तो है नीला। कौन सा है मेरे भाई? नीला है। कैसा है? नीला। और ऊपर वाले में है मेरे भाई ऑरेंज कलर का। किस तरीके का है? ऑरेंज कलर का है, इस तरीके है मेरे भाई। तो देखो जब इसको काटा गया तो इसका जो ये बीच का जो है, बीच की क्या है मेरे भाई? मध्य सिरा। क्या है ये? मध्य सिरा। इस मध्य सिरा पे इस तरीके से देखा गया कि इसमें 2 हिस्से हैं, जिसमें नीचे वाला तो जल का है और ऊपर वाला क्या है? फल का, मतलब भोजन का है, फूड का है। फैफ का मतलब फूड, मतलब भोजन का। ठीक है, फूड का। और ये किसका है मेरे भाई? जल का। तो जल तो क्या था? जाइलम उत्तक। क्या था? जाइलम उत्तक। तो
नीचे वाला तो जाइलम उत्तक और ऊपर वाला फ्लोएम उत्तक। कौन सा था मेरे भाई? जब इस पत्ती को काटा गया तो नीचे तो जाइलम और ऊपर वाला फ्लोएम था। क्या था? फ्लोएम। जब इस पत्ती की काट को देखा गया, इस पत्ती को जब यहां से हिस्सा देखा गया, ये वाला जो हिस्सा देखा गया उसको यहाँ पे इसको जूम किया गया तो इस तरीके की संरचना हमको दिखाई दी। क्या दिखाई दी? इस तरीके की संरचना। कई बार क्या करता है, इस तरीके का चित्र दे देगा और इस तरीके से तीर लगा के पूछ लेगा, यहाँ पे लिख देगा एक्स, देगा वो कि एक्स भाग क्या है। तो हमको बताना है कि जो एक्स भाग है मेरे भाई वो क्या है? मध्य सिरा। क्या है? मध्य सिरा। ये क्या है मेरे भाई? ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो हरा हरा दिख रहा है, ये है अपना पर्णपटल। क्या है? पर्णपटल। पर्ण का मतलब है पत्ता, पटल का मतलब पटपड़ा, मतलब कि ये पत्ते का पटपड़ा है। पत्ता कैसा दिख रहा है? हरा। तो ये क्या हो जाएगा? पर्णपटल। क्या हो जाएगा? पर्णपटल। अब देखो मेरे भाई, अब इसके बाद में ये छोटी छोटी और जा रही है, छोटी ऐसी संरचनाएं जा रही हैं जिसको बोलते हैं शिरा। क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? शिरा। तो देखो मेरे भाई, ये हो गया कौन सा? मध्य शिरा। क्या हो गया? मध्य शिरा। ठीक है, ये हो गई शिरा, ये हो गया पर्णपटल। क्या हो गया? पर्णपटल। ये था तुम्हारा फ्लोएम उत्तक, नीचे था जाइलम उत्तक। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। जब इसको काटा गया तो मेरे भाई इसके ऊपर क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। ये जो दिखाया गया ये क्या था? संवहन बंडल। क्या था? संवहन बंडल था। ये जो पूरा यहां से जब इसको देखा गया जूम करके तो इस तरीके के बंडल दिखाई दिए जिसको बोला संवहन बंडल। क्या बोला? संवहन बंडल। इन संवहन बंडलों के बाद में हमने जब इन संवहन बंडलों को और जूम करके देखा, जूम का मतलब बड़ा करके देखा, तो मेरे भाई यहाँ पे था मोमिक्यूटल। मोमिक्यूटल का मतलब है कि एक ऐसी परत जो मोम की तरह थी। कैसी थी? मोम की तरह। मोम का मतलब मम्मी की तरह नहीं मेरे भाई, मोम का मतलब मम्मी की तरह नहीं, मोम का मतलब मम्मी की तरह नहीं, मतलब कैसा? जो मोम आती है, वैक्स आती है, वैक्स का मतलब मोम होती है। क्या होती है? मोम। मोमबत्ती जो जलाते हो वो मोम। ठीक है, उस तरीके की क्या होती है, इसके ऊपर एक परत होती है मेरे भाई। क्या होती है? एक परत होती है। ऊपरी बाह्य त्वचा की बात करें, किसकी बात करें? देखो भाई, आवाज कट तो नहीं रही है ना? बताएंगे सभी। आवाज नहीं कट रही ना? आवाज नहीं कट रही ना? ठीक है, चलो। कटरीना नहीं, नालायक को कट रही ना। हाँ देखो, कैटरीना। हाँ देखो इधर देखो, नालायक को। ये क्या थी मेरे भाई? ऊपरी बाह्य त्वचा। अब ये ऊपरी है तो ये निचली हो जाएगी, ये ऊपरी है तो निचली हो जाएगी। देखो मेरे भाई, इसको जूम करके देखा हमने, देखा संवहन बंडल है। इस संवहन बंडल में ऊपर की त्वचा और नीचे की त्वचा, ऊपरी त्वचा को ऊपरी त्वचा और निचली त्वचा को निचली त्वचा। ऊपरी त्वचा के ऊपर एक परत थी जिसको बोला मोमिक्यूटल। क्या बोला? मोमिक्यूटल। ठीक है गुरुजी। जब तुमने गोले गोले बनाए, इस चौकोर आकृति में जब तुमने गोले गोले बनाए तो इनको बोला हरित लवक। क्या बोला? हरित लवक। क्या बोला? हरित लवक। तो ये कैसे हरित लवक थे? क्या थे? हरित लवक। हरित लवक कहते हैं बिंदु संरचना थी। तो ये बिंदु संरचना ही तो है मेरे भाई। बताओ बिंदु संरचना है या नहीं है? हाँ गुरुजी है। इनके बीच में जो ये खाली जगह बच रही है मेरे भाई, ये जो खाली जगह बच रही है, यहाँ जो ये खाली जगह बच रही है, ये क्या है? ये है वायुकोश। वायुकोश का मतलब यहाँ पे हवा रहती है। क्या रहती है? हवा रहती है। बताएंगे कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। आगे देखेंगे, जब ये इस तरीके से, जब मान लो अपने पास क्या है, इस तरीके से ये कोई अपने पास इस तरीके से ये पूरा पूरी संरचना है और यहाँ पे जो ये चित्र है, ये जो ये जगह जो ये जगह है वो क्या है? देखो ध्यान से समझेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस चौकोर के अंदर। तो जब दो ये अपने पास क्या है, हरित लवक है, तो इनके पास क्या होती है? द्वार कोशिका। क्या होती है? द्वार कोशिका। द्वार क्या कोशिका का मतलब क्या है? ये खुलती है, बंद होती है, मतलब एक तरीके से रंध्र का कार्य करती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। इस पत्ती में कोई दिक्कत किसी को? बनाने में कोई दिक्कत? देखो इस पत्ती को, चित्र को कैसे बनाएंगे? इस पत्ती के चित्र को बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या करेंगे मेरे भाई, इस तरीके से एक संरचना से खींच, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे, इस तरीके से ठीक है, ये लो इस तरीके से बना देना। और फिर यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई? यहाँ पे इस तरीके से कर देनी है। ठीक है, ये बन गई तुम्हारी पत्ती की संरचना। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई? इसको दिखा देना तुम्हें मध्य सिरा। क्या दिखा देना है मेरे भाई? मध्य सिरा। ये छोटी वाली क्या हो जाएगी? शिरा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? पर्णपटल हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से गोला बनाएंगे, दो भागों में दिखाएंगे। नीचे वाले को लिखेंगे जाइलम और ऊपर वाले को लिखेंगे क्या? फ्लोएम। क्या लिखेंगे मेरे भाई? फ्लोएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्लोएम। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ठीक है, फिर इसके बाद में इस तरीके से एक संरचना बनाएंगे और यहाँ पे एक गोला काट के इसको दिखा देंगे कि ये है संवहन बंडल। क्या है मेरे भाई? संवहन बंडल है। संवहन बंडल में तुम्हें क्या करना है? इस तरीके से चौकोर आकृति बनानी है, चार पांच चौकोर आकृति बनानी है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पे 3 ऐसे और बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। के ऊपर इस तरीके से एक परत दिखा देना, इसको बोलेंगे मोमिक्यूटल। क्या बोलेंगे? मोमिक्यूटल। और जो ये वाले मतलब मोमिक्यूटल, ये हो जाएगी ऊपरी त्वचा। ऐसे ही नीचे भी बना देनी, 3 बोलेंगे निचली त्वचा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास? ये हो जाएगा तुम्हारे पास जो ये
संरचना होगी इस तरीके से। इसमें ये जो गोले गोले होंगे ये क्या होंगे, हरित लवक होंगे, और इनके बीच में क्या होगी, द्वार कोशिका होगी, और इनके बीच में जो ये जगह है, ये वाली जगह, इसको बोलेंगे, देखो इन दो चौकोर आकृतियों के बीच जगह बचेगी, उसको बोलेंगे वायुकोश। अब चौकोर आकृति का मतलब ये नहीं है मैं चौकोर आकृति बोल रहा हूं मेरे भाई, ये तो संवहन मंडल है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। हाँ गुरुजी आगे बढ़ते हैं, हटाऊं इसको, हटाऊं, हाँ गुरुजी हटा दो, ठीक है मेरे भाई। ये कोई दिक्कत इसमें अनुप्रस्थ काट के चित्र में कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आगे देखते हैं। ये चित्र बना के प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं इस चित्र को बनाकर प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है, ठीक है मेरे भाई। आगे कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। किसके द्वारा पूरी होती है मेरे भाई, किसके द्वारा पूरी होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये क्या करता है मेरे भाई, जो बाहर से ये प्रकाश संश्लेषण की क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाहर से लिए गए पदार्थों को क्या कर देती है मेरे भाई, क्या कर देती है, बताओ क्या कर देती है, ऊर्जा के रूप में संचित करके, मतलब परिवर्तित कर देती है, ऊर्जा के रूप में संचित कर लेती है। आगे देखेंगे, ये पदार्थ, आवाज आ रही है ना मेरे भाई, समझ में, आवाज तो क्लियर है ना, बताएंगे, देखो जुकाम लग रही है, अगर नहीं आ रही है तो वो भी बताएंगे। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में मैंने तुम्हें लिखाया था कि जो पत्ते होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है अपना, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और पौधों की जड़ों से क्या ले लेते हैं मेरे भाई, पानी की आवश्यकता को पूरी कर लेते हैं, और इस तरीके से वो क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, जो उनके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग का मतलब अगले पाठ में, अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मंड के रूप में मतलब मेरे भाई एक स्टोरेज होता है एक तरीके से, जैसे तुम है, तुम्हारे जैसे चर्बी हो जाती है, वैसे ही जैसे तुम्हारे पास एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है, चर्बी में, वैसे ही पेड़ पौधों के पास में कहाँ संचित कर लेते हैं, वो स्टोर्च में या मंड में संचित कर लेते हैं। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों के द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में, हमारे शरीर में किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। पेड़ पौधों के रूप में, पेड़ पौधों में किसके रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है, स्टोर्च या मंड के रूप में। तो दोनों चीजें याद करेंगे, क्या क्या गुरुजी, एक चीज तो ये याद रखनी है मेरे भाई कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ऊर्जा का संरक्षण जो होता है, ऊर्जा का जो संचित होती है वो किसके रूप में होती है, ऊर्जा संचित किस रूप में होती है, स्टोर्च या मंड के रूप में। और अन्य जीवों में सर ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। आगे देखते हैं मेरे भाई, ये वाली अभिक्रिया मैंने तुम्हें बार बार बताई है, 6-12 6-12 6-12 का मतलब 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है, तो क्या क्या होती है देखो, वैसे तो मैंने समझा रखा है तुम्हें लेकिन फिर भी समझा देता हूं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है, और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये तीनों चीजें मैंने लिखवा रखी थी, बताएंगे लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, हाँ गुरुजी लिखाई थी, बताएंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे कोई दिक्कत है क्या, बताओ, बताएंगे सभी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यह आवश्यक नहीं है कि यह चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, यह कोई आवश्यक नहीं है मेरे भाई, कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जल तुरंत ही, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑप्शन हो गया, फिर ये तुरंत हो गया, ये तुरंत हो गया, ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ और जस्ट इसके बाद में हो गया। 1 घंटे बाद हो सकता है, 2 घंटे बाद हो सकता है, या फिर 10 मिनट बाद में हो सकता है, या फिर मतलब कितना भी टाइम लग सकता है। तो इसने क्या बोला है, यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। देखो ध्यान से समझो, अब पेड़ पौधे जो होते हैं मेरे भाई, पेड़ पौधे जो होते हैं, मान लो मरुस्थल में है, मरुस्थल में धूप पड़ती है बहुत ज्यादा। अब धूप पड़ती है तो मेरे भाई वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्ती है, जो पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है वो अपने आप को खोलती नहीं है। क्यों नहीं खोलती गुरु, जैसे ही वो खोलेंगी तो उनके मतलब जैसे ही वो खोलेंगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, उनमें जल की मात्रा में कमी आएगी कि नहीं आएगी, तो हाँ सर आएगी। क्यों, जैसे ही धूप पड़ेगी जो जल था वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करने लगेगा और वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। मतलब कि पेड़ पौधे में पानी, मतलब जो पौधा है उसमें पानी की कमी आ जाएगी। हाँ गुरुजी,
लेकिन मेरे भाई जैसे तुम समझदार हो ना, वैसे ही मरुस्थल के पेड़ पौधे भी समझदार हैं। वो क्या करते हैं, जैसे तुम्हें मान लो 100 रुपए लाने हैं, 100 रुपए का जुगाड़ करना है कहीं से, तो 10 इधर से लोगे। अब 10 आज पापा से ले लिए तो कल अब 10 मम्मी से आज सीधे तो मांग नहीं सकते, कल मम्मी से कहो मम्मी 10 रुपया, कल बाबा से 10 रुपया, तो 30 रुपए तो हो गए। ऐसे करके तुम मतलब परसों फिर दोबारा पापा से, पापा परसों दिए थे अब तो 10 और दे दो। तो ऐसे करके 50 रुपए का जुगाड़ कर लोगे। ऐसे ही मेरे भाई ये मरुस्थल के पौधे, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं मेरे भाई, दिन भर क्या है पड़े रहते हैं, सूर्य के प्रकाश को ले लेते हैं। ले लिया भाई सूर्य का प्रकाश, दे दे तू दे दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जल इनके जड़ों से निकल, मतलब जड़ थोड़ा सा अवशोषण कर लेते हैं, किससे मेरे भाई, जड़ों से। ठीक है, जड़ों से जल का अवशोषण कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को दिन में लेके बैठ जाते हैं। अब ये रंध्र नहीं खोलते, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा। अब ये रंध्र नहीं खोलते कि यार रंध्र खोलेंगे तो मर जाएंगे अपन, ये जल वल तो चल जाएगा, फिर अपना भोजन नहीं बनेगा, अपनी मृत्यु निश्चित है। तो ये भाई समझदार है। ये क्या करता है, जैसे ही रात होती है, जैसे ही रात होती है, ये अपने पंखों को मतलब अपने पत्तों को खोलता है और फिर हवा ले लेता है। क्यों, क्योंकि अब धूप तो है नहीं मेरी रात को, तो वो क्या ले लेता है, धूप को मतलब हवा को ले लेता है। अब दिन में उसने क्लोरोफिल ले लिया, दिन में तो सूर्य का प्रकाश ले लिया, जड़ ले लिया, क्लोरोफिल उसमें था ही। अब बची थी उसको किसकी जरूरत, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसने क्या किया, रात को इस्तेमाल किया। साला रात को अपन लेंगे तो मजा आ जाएगा, अपन को इसको पानी को अवशोषित करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो यह आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा हो। जैसे भाई दिन में सूर्य का प्रकाश ले तो रात को बना रहा है ना ये। तो देखो उदाहरण के लिए मरुद्वीद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक होंगे, तो ये क्या करते हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है इनका कोई टाइम फिक्स हो कि तुरंत ही बनेगी, जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन होती है वैसे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। हाँ सर, हरे रंग के बिंदु दिखाई दे रहे थे, जिनको हमने, ये देखो हरे रंग के जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, ये क्या है, हरे रंग के बिंदु है। ये क्या है मेरे भाई, हरे रंग के बिंदु है। ये क्या है मेरे भाई, हरे रंग के बिंदु। इस तरीके से ये बिंदु लगे हुए हैं, देखो दिख रहे हैं। हाँ गुरुजी दिख रहे हैं, ये वाले दिख रहे हैं मेरे भाई। हाँ गुरुजी ये दिख रहे हैं, ये गोल गोल से, ये हरे रंग के बिंदु हैं। क्या है, हरे रंग के बिंदु। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, आगे देखते हैं। देखो यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के बिंदु कोशिकांग है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है मेरे भाई, क्लोरोफिल आवश्यक है। देखो मेरे भाई, गमले में लगा, देखो मैं सारी चीजें कराऊंगा मेरे भैया ना, सारी चीजें करा रहा हूं मैं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा। कोशिश तुम ये करना कि मैं जितना बता रहा हूं उतना तुम एब्जॉर्ब कर सको, ग्रहण कर सको। मैं क्लासेस मैं रोज की क्लासें ला रहा हूं, इसलिए ला रहा हूं ताकि आप रोज पढ़े, कंटिन्यू पढ़े। ठीक है, चलो। गमले में लगा एक शबलित पत्ती, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा, या तो मनी प्लांट ले सकते हो या क्रोटन का पौधा ले सकते हो। वो पौधा ले लेंगे, पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। मतलब मेरे भाई जैसे ही मान लो अपन ने जैसे कोई पत्ता, 2 पेड़ ले लिया अपन ने, ठीक है, 2 पेड़ लेके एक पेड़ को रख दिया हमने अंधेरे में, एक पेड़ को रख दिया हमने उजाले में। कहाँ पे रख दिया, उजाले में, मतलब सूर्य के प्रकाश में रख दिया। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। मंड का मतलब जो उसकी ऊर्जा है वो क्या हो जाए, प्रयुक्त हो जाए, काम में ले ली जाए उस पौधे। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे में से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उसे एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के बाद, ट्रेस का मतलब मेरे भाई छाप लीजिए, एक तरह से क्या है, छाप लेना। ठीक है, तो पौधे में से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए जहां जहां हरा भाग है, तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए, मतलब एक कागज पे छाप लेंगे। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल देंगे। क्या डाल देंगे, उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। किसमें, अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है। अब कुछ मिनट के बाद, कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। किस डाल दीजिए, आयोडीन के तनु विलयन में।
पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए, पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो मेरे भाई लो मैं निकलवा देता हूं तुम्हारा निष्कर्ष। देखो इसने क्या कहा कि जब हमने पहले देखा तो इस तरीके से हरी पत्ती थी, क्या थी? हरी पत्ती, हरी पत्ती थी। मतलब यहाँ पे जो ये हरा भाग दिख रहा है ये बाद में आयोडीन के परीक्षण के बाद में कैसा हो गया मेरे भाई? नीला हो गया। क्या हो गया? नीला। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? इसका मतलब हमने स्टोर्च का परीक्षण किया था, अभी मैंने कल ही लिखवाया था, शायद कल ही लिखवाया था कि अपन क्या करेंगे? मंड का परीक्षण करेंगे। किसका परीक्षण करेंगे मेरे भाई? मंड का, स्टोर्च का परीक्षण करेंगे। स्टोर्च या मंड का परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये शबलित पत्ती है, मतलब मनी प्लांट की पत्ती भी हो सकती है किसी भी। मंड परीक्षण से पहले ऐसी थी और मंड परीक्षण के बाद में क्या हो गई? कैसी हो गई भाई? नीले रंग की, गहरे नीले रंग की, ठीक है मेरे भाई, गहरे नीले रंग की हो गई। कोई दिक्कत है कि बताओ इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। यहां से प्रश्न क्या पूछेगा? मंड परीक्षण क्या है, मंड परीक्षण को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है भाई? एक हमें क्या लेने हैं भाई? हमने गमले में लगा एक पे शबलित पत्ती है, मतलब मनी प्लांट ले लेना है, ठीक है। उसको मतलब क्या करना है? मतलब 2-3 दिन के लिए क्या रख देना है मेरे भाई? अंधेरे कमरे में रख देना है ताकि उसका मंड प्रयुक्त काम में पूरा पूरा जो मंड है वो काम में आ जाए। फिर आप पौधे को 6 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, उसके बाद में से एक पत्ती तोड़ लेंगे, ठीक है। उस पत्ती पे जो हरा भाग है उसको अंकित कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे मेरे भाई? कागज पर ट्रेस करने के बाद में फिर उसको अपन क्या करेंगे? उबलते हुए पानी में डाल, क्या करेंगे मेरे भाई? क्या करेंगे? देखो कहाँ पे गया, हाँ, इस पत्ती को उबलते हुए पानी में डाल देंगे, फिर अल्कोहल से भरे बीकर में डाल देंगे, फिर जल ऊष्मा का प्रयोग करेंगे और जब तक करेंगे जब तक कि अल्कोहल जो है वो उबलने न लग जाए। फिर देखेंगे कि पत्ती का क्या होता है। फिर उसके बाद में उसको सावधानी से निकालेंगे, पानी में फिर से धो लेंगे, है। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे? आयोडीन के तनु विलयन में डाल देंगे, फिर उसके बाद में दोबारा दोबारा निष्कर्ष करेंगे, देखेंगे कि कैसा हो गया। तो हरे से कैसा हो गया? नीला हो गया। तो ये होता है मंड परीक्षण। क्या होता है? मंड परीक्षण। मैंने छोटा शॉर्ट एंड स्वीट लिखवा रखा है, वो काफी है जो मैंने परसों लिखवाया था मेरे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं कैसा हो जाता है? हरे रंग से हल्का गहरा नीला रंग हो जाता है। देखो मेरे भाई ये होता है खुला रंध्र और बंद रंध्र, ठीक है। ये देखो खुला रंध्र और ये बंद रंध्र, समझ में आया? ये देखो खुल गया, ये रंध्र क्या हो गया? खुल गया। ये रंध्र क्या हो गया मेरे भाई? खुल गया। जैसे ही खुला ये क्या ले लेगा? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, ठीक है। ये होती है द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं मतलब इस तरीके से गेट दिख रहा है ना, ये एक तरीके से गेट दिख रहा है ना, इस तरीके से गेट देखो जैसे अपने घरों के गेट होते हैं। ये घरों के गेट खुले हैं, ये बंद हो गए, ये खुल गए, ये बंद हो गए। इसी तरीके से ये बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जो द्वार का काम करती हैं, द्वार कोशिकाएं। ये जो इसमें जो ये दिख रहा है, ये इस तरीके से जो ये ग्रीन भाग दिख रहा है मेरे भाई, देखो देखो मेरे भाई, ये जो दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है, ये है रंध्र। क्या है मेरे भाई? रंध्र है। क्या है? रंध्र छिद्र, रंध्र छिद्र। ये जो हरे हरे जो डॉट दिख रहे हैं, ये है हमारे हरित लवक। क्या है मेरे भाई? हरित लवक। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखे मेरे भाई, ये क्या है? बंद रंध्र है। क्या है? बंद रंध्र, ठीक है मेरे भाई। आओ आगे देखते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, होगी भाई, मैंने तो पढ़ाया नहीं, चलो कोई बात नहीं। जो पत्ते की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहां यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। मैंने बताया था ना भाई, क्या बताया था मैंने? जो गैसों का आदान प्रदान है वो 80 से 90% तो रंध्रों के द्वारा, मतलब पत्तियों में जो रंध्र होते हैं द्वारा, बाकी का जो भाग होता है वो पौधे के अन्य भागों द्वारा क्या कर लिया जाता है? गैसों का आदान प्रदान कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है, गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। तो रंध्र किसके द्वारा खुलते और बंद होते हैं मेरे भाई? द्वार कोशिकाओं के द्वारा। यहां से प्रश्न पूछ लेगा कि मतलब जो रंध्र खुलने बंद, रंध्रों का खुलना और बंद होना मतलब किस चीज के लिए, मतलब किसके उत्तरदायी है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो जिसके लिए उत्तरदायी है? तो मेरे भाई जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो रंध्रों को खोले और बंद करे। तो रंध्र खोलने और बंद करने का कार्य कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। आगे देखते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं, जैसे उनके अंदर जाएगा तो वो फूल जाएंगी, और बंद होगा तो क्या हो जाएंगी भाई? सिकुड़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से अपने पास क्या है, देखो ये बेल जार है, बेल जार का मतलब है कांच का जार, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच गिलास में,
ये अपने पास क्या है भाई, कांच की मतलब है अपने पास प्लेट है, ठीक है। इसमें क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो हाइड्रोक्साइड जब भी आता है OH लगता है पोटेशियम का के, तो KOH हो गया, इसलिए उसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, ठीक है। चलो, इसने क्या कहा है, प्रायोगिक व्यवस्था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना। तो देखो भाई यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है मेरे भाई। एक में तो क्या किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा है, और एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना रखा है। चलो, मुझे तो कोई अंतर दिख नहीं रहा, बस कांच की प्लेट रख एक इसमें काला काला सा हिस्सा है, क्या पता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे ले लीजिए, 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। मेरे भाई रख लेना तुम, क्या ना, मैं क्रियाकलाप ऐसे ही बता रहा हूँ, क्या। चलो करो, बताने का मतलब इसको समझना तो है। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वाच गिलास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चित्र 5.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा दीजिए। मेरे भाई, कांच की पट्टिका पर क्या लगा दीजिए, वैसलीन। कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देखो, वैसलीन से इसलिए क्या, जैसे यहाँ पे ये ढका है ना मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वैसलीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ पे वैसलीन। यहाँ पे लगा दिया अपन ने वैसलीन, ताकि लीकेज ना हो। लीकेज का मतलब मेरे भाई गैस वैस ना निकल जाए आगे पीछे से ना। चलो आगे देखते हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम, हाँ देखो, जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग जो है वो कैसा हो जाता है, वायु रोधी हो जाता है, मतलब कि वायु का आदान प्रदान नहीं होता। लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़ लेंगे और उपयुक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच करेंगे, जैसा अपन ने पहले किया था। एक पत्ती को तोड़ेंगे, फिर अल्कोहल में डुबोएंगे, फिर गर्म पानी में उसको उबालेंगे, फिर अल्कोहल जब तक उसमें ज्वलनशील ना हो जाएगा, उबलने न लग जाएगा, तब तक उसको रखेंगे। साफ पानी से एक बार धोएंगे, फिर आयोडीन में डुबोएंगे, फिर उसका रंग का परीक्षण करेंगे। इस तरीके से क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, देखो मेरे उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वयंपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरी के अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। हमें मतलब इसमें क्या लिखा है, इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, जो जीवाणु होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, हाँ बताओ। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि पेड़ पौधे जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे मेरे भाई, जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे वो तो प्राप्त कर लेंगे, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से इस तरीके से बना लेंगे, लेकिन उनकी वृद्धि के लिए भी तो आवश्यकता होती है। हाँ गुरुजी मैंने बताया था, हाँ गुरुजी बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि इनको जो और भी आवश्यकता तो की आवश्यकता है, वो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं मेरे भाई, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। चलो आगे देखें अब मेरे भाई, आगे देखें। अब आ जाता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, अभी तो स्वपोषी की बात की हमने, किस तरीके से पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, किस तरीके से नहीं बना रहे, ठीक है। आगे देखो, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। अनुकूलित का मतलब एक जैसे पर्यावरण होगा वैसे ढल जाते हैं, ठीक है। पर भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे कि घास है या गतिशील जैसे कि हिरण है, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। मेरे भाई ध्यान से समझे, ठीक है, ध्यान से समझे। क्या समझेंगे यहाँ पे, समझेंगे मेरे भाई, हाँ ऐसे कौन से जीव है जो भोजन का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से जीव हैं जो शरीर का विघटन मतलब जो भोजन का विघटन शरीर के अंदर करते हैं मेरे भाई, जैसे मानव हो गया। जैसे हम क्या करते हैं, पहले भोजन को खाते हैं, लेकिन जब तुम ये देखोगे फफूंद
वो क्या करते हैं कि भोजन का अपघटन पहले ही बाहर ही कर लेते हैं, उसके बाद में वो पोषण अवशोषित। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ गुरुजी। एक तो होता है बाहर से मतलब भारी पोषण, जैसे मान लो कवक कैसे होगा मेरे भाई, जैसे ये रोटी है इसके ऊपर कवक आ गया, कवक आ गया तो ये खाद का क्या करेगा, जो भोजन है तो पहले अपघटन कर लेगा। क्या कर लेगा? अपघटन। उसके बाद में ये क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। लेकिन हम क्या है, पहले उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, विघटन। इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रहण। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे जीव अलग अलग हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे स्थिर हो गए, जैसे घास हो गई, घास जीव है। हाँ मेरे भाई जीव है, पेड़ पौधे जीव हैं। तो घास भोजन खाती है, हाँ गुरुजी भोजन खाती है। कहाँ से बनाती है? वही हरी पत्तियां, वही सूर्य का प्रकाश, वही ठंडी ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठंडी होती है क्या? चलो, अरे वायुमंडल की बात कर रहे हैं ना। चलो, कोई दिक्कत इसमें बताओ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। देखो, जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि के शरीर की विकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में क्या आप सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव, पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्त अमरबेल, किलनी, जू, रीछ, फीतकृमि शरीर के बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। मैंने सारी चीजें बताई है, विषमपोषी तरीके से, व्रतजीवी, परजीवी। ठीक है, और एक क्या बताया था तुम्हें, बताओ? एक तो देखो, एक तो मैं ये क्या थे, परजीवी थे। ये क्या थे? परजीवी। देखो, कुछ तो ऐसे होंगे जो मारकर, जो किसी अन्य जीव को मारकर पोषण लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो उनके साथ तो रहेंगे ना, उनको मारेंगे, लेकिन अपना पोषण क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे मेरे। ठीक है, चलो, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताओ मेरे भाई, कैसे करते हैं अपना? ये तो पता नहीं है भाई। कर लेते हैं 10-10, 20-20 किलो और इनका काम हो जाता है कंप्लीट। क्या हो जाता है? इनका काम कंप्लीट हो जाता है क्या मेरे भाई? है जाता है क्या मेरे भाई कंप्लीट काम? बताओ। चलो, देखो मेरे भाई, ये वही अमीबा है, ये खाद्यकण है, ये केंद्रक है। ठीक है, ये तुम्हारा ये क्या है? केंद्रक। ये अमीबा की संरचना है, अनियमित आकृति। ये पादाव और कूटपाद बनाता है। इस तरीके से खाद्यकण को पकड़ेगा, अपने अंदर ले लेगा, ये खाद्य रिक्तिका बना लेगा और इसमें इसको विघटित कर देगा और अपशिष्ट के द्वारा बाहर निकाल देगा। इस चीज के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि निम्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन पूर्ण सतह से, संपूर्ण सतह से लिया जाता है। मतलब कहां से लिया जाता है मेरे भाई? संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ, मतलब जीव की जटिलता, जटिलता का मतलब शरीर बड़ा बड़ा शरीर हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ और विकार आ जाए। विकार का मतलब और कुछ गड़बड़ी आ जाए। ठीक है, तो जटिलता के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अंगुलीनुमा संरचना बनाता है ना अमीबा? हाँ गुरुजी बनाता है। उससे खाद्यकण को पकड़ता है, फिर खाद्य रिक्तिका बना लेता है। इस तरीके से देखो, दिख रही थी इस तरीके से खाद्य रिक्तिका, ये रही खाद्य रिक्तिका बना ली। अब ये खाद्य रिक्तिका में क्या हो गया मेरे भाई? खाद्य रिक्तिका में इसने भोजन को तोड़ दिया, विघटन कर लिया और कोशिका द्रव्य के द्वारा उसका पाचन वाचन कर करा के जो अपशिष्ट बचा था सतह से बाहर निकाल दिया। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तो संग्रहित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जा सकता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? कोशिका द्रव में। मैंने बताया ना, कोशिका द्रव में विघटन हो जाता है, कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है, ध्यान रखेंगे। पूछ लेगा, निम्न में से एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे दोनों है। तो पैरामीशियम भी क्या है मेरे भाई? एक कोशिकीय जीव है। इस चीज को भी नोट डाल लेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। लेकिन इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है मेरे भाई। जैसे अमीबा होता है, अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन पैरामीशियम की एक आकृति निश्चित होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन के इस स्थान तक पक्षाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहता है। ठीक है मेरे भाई, पक्षमाप की गति द्वारा। ठीक है, आगे देखो। मनुष्यों में पोषण की बात कर लेते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नलिका है। मैंने बताई थी आहार नाल क्या है? एक आहार नाल एक लंबी नली है जो मुंह से गुदा द्वार तक होती है। हम इस नली में के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। किसमें? चित्र 5.6 में देखेंगे। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं। मेरे भाई यहाँ पे देखो, 1 ml मंड का घोल 1% 2 परख नलियों ए और बी में ले लिया। परख नली ए में 1 ml लार डाल लेंगे। दोनों परख नलियों को 20 मिनट तक क्या कर देंगे? शांत छोड़ देंगे।
अब प्रत्येक परख नली में कुछ बूंदे तनु आयोडीन के घोल के लेंगे। किस परख नली में आपको रंग परिवर्तन दिखाई दे रहा है? दोनों परख नलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में क्या इंगित करता है? यह लार मंड पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है? ठीक है मेरे भाई। तो देखो जैसे ही लार, देखो मेरे भाई जैसे लार जाएगी एंजाइम जाएंगे। एंजाइम का मतलब क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। उत्प्रेरक होगा तो ज्यादा जल्दी से जल्दी एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनेगी तो रंग क्या हो जाएगा? उसके रंग का जो लार वाली, ठीक है, लार वाली जो परख नली होगी उसमें क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। चलो, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, कहाँ गया? हाँ, क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसको मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आ गया गुरुजी, रसगुल्ले आ गए, गुलाब जामुन आ गए, और गुरुजी क्या क्या आ गया? हाँ गुरुजी, समोसा आ गया, कचौरी आ गई, कचौरी की चटनी आ गई। ये क्या गुरुजी, आपने तो पूरा का पूरा मेन्यू रट रखा है। हाँ मेरे भाई, आई एम जिमक्कड़, आ जाओ इधर। हाँ, यू आर आल्सो, हाँ लायक इधर से, ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे हम लाला रस या लार कहते हैं। लिखा रखा है मैंने। हाँ गुरुजी, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलस कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे मेरे भाई, लार में भी क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लार एमिलस। नोट डालकर इसको भी लिखेंगे कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको लार एमिलस कहते हैं। इसको भी नोट डाल के लिखेंगे मेरे भाई, जिसे लार एमिलस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। ठीक है, जीभ क्या कर देती है? भोजन में लार को मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से संक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमानुकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। क्रमानुकुंचन गति होती है। ध्यान से पूछ लेगा वो कई बार कि आहार नाल में कौन सी गति होती है, और तुम कहो गुरु जी आहार नाल में गति क्रमानुकुंचन। क्या है? क्रमानुकुंचन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे भाई, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो। आइसोफेगस का मतलब क्या है मेरे भाई? ग्रसिका। क्या है? ग्रसिका। ठीक है, इसके ग्रसिका के द्वारा भोजन को ले जाया जाता है। यहाँ पे लेके कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय एक बहुत बड़ा अंग है जिसमें आने पर भोजन फैल जाता है। फिर इसमें क्या करते हैं? अमाशय की जो पेशी, मतलब पेशीय जो दीवारें हैं, दीवारें हैं, वो भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ क्या कर देती है? मिलाने में सहायता करती है। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जो पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। श्लेष्मा बताया रखा है मैंने, म्यूकस का मतलब श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। श्लेष्मा होता है वो क्या काम करता है मेरे भाई? जो अम्ल होता है उसकी हमारी जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक अस्तर है, आस्तर है, उसमें क्या करता है? उसकी सहायता करता है, उसकी रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? बताओ, तुमने बहुतों को सुना होगा मेरे तो एसिडिटी हो रही है, मेरे तो गैस बन रही है, पेट अइयां हो रहे, अइयां हो रहे। अरे चरा क्यों था? नालायक को इतना तुमने, जब तुमसे पच ही नहीं रहा तो इतना खाया क्यों था? गुरुजी एसिडिटी, गुरुजी इधर को दर्द, आज न्यारे। अरे नालायको, खाते क्यों इतना? तुम इतना ही खाया करो जितना बस तुम्हें मन, हाँ मन को शांति मिल जाए। ऐसा नहीं पेट को, मन तो गुरुजी पेट को तो मिल रही है शांति, लेकिन मन को कौन मिल रही? चर मरे यहाँ तक आ गो। अब कह रहा गुरुजी अब पार कौन पड़े? पार कैसे पड़ेगी नालायको तुम्हारे? सो जाते हो, पेट को पसार देते हो, पेट की बेचारी मांसपेशी और फैल जाती है। आ जा भाई तू भी नालायको। चलो देखो, अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है, मतलब छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्धांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संत स्थान में अवस्थित होती है। संत का मतलब है सकड़े स्थान में स्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की शुद्धांत्र कैसी होती है मेरे भाई? छोटी होती है। शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है।
ठीक है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशय के एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो क्षारीय कौन बनाता है मेरे भाई? कौन बनाता है? अग्नाशय। कौन बनाता है? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय एंजाइम आएंगे क्योंकि भोजन पेट में गया था तो क्या मिला था? HCl। अब यहाँ पे क्या होगी? इसके मतलब जो ये अग्नाशय में जो एंजाइम होंगे ये क्या करेंगे? इसको क्षारीय बनाएंगे। क्षारीय, ये क्षारीय बनाएंगे, वो अम्लीय बना रहा था, कैसे हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो हमारे पेट को कोई, आ जाओ आगे। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। कौन काम करता है मेरे भाई? पित्तरस। तो पित्तरस क्या होता है मेरे भाई? क्षारीय प्रकृति का। पीएच मान बताएंगे पित्तरस का पीएच मान कितना होता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। शुद्धांतर में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जैसे मेरे भाई साबुन में क्या कर रहा था? जैसे ही हमने साबुन को किसी दाग पर लगाया था, धब्बे पर लगाया था, कोई गंद लगाया था, वो क्या कर रहा था मेरे भाई? उस दाग को खींचकर तोड़ रहा था छोटे छोटे कणों में। हाँ, उसी तरीके से ये भोजन का काम है मेरे भाई। इसको भी क्या करते हैं? गोलिकाओं में तोड़ देते हैं। जैसे ये भोजन मान लो पूरा पूरा और इसको तोड़ दिया और इस तरीके 5 में, या जैसे ये मान लो भोजन था पूरा पूरा जटिल, जैसे इस पे क्रियाएं हुई, बहुत सारे एंजाइम फेंजाइम आए, इसको क्या कर दिया? विघटित कर दिया और ये बदल गया 5 में। कितना गया? 5 में। कितना बदल गया? 5 में। ऐसे मान लो 5 में, 6 में, कितने छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं। यह साबुन, हाँ ये हो गया ना। अग्नाशय के रस का स्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। मैंने बताया था अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, ट्रिक मैंने बताई थी। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम। तो देखो भाई, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन से, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन से। इसमें भी रे की मात्रा, इसमें भी रे की मात्रा, मतलब ट्री इधर को प्रो, तो रे की मात्रा तो लग रही है ना? हाँ गुरुजी लग रही है। वसा का पाचन करने के लिए, लाइपेज एंजाइम। वसा का पाचन करने के लिए कौन सा? लाइपेज। ठीक है, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तथा ग्लिसरॉल, कहां से गया? हाँ, कहां पे गया? हाँ ये रहा। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्धांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्लों, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। मैंने एक एक लाइन अच्छे तरीके से लिखवाई है, एक एक लाइन को मैंने समझाया है। बेहतरीन नोट्स बनवाए मेरे भाई, एक बार पढ़ के देखना। पचित भोजन को आंतरिक भित्ति क्या अवशोषित कर लेती है? पचित जो भोजन होता है वो आंतरिक भित्ति क्या कर लेती है? जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उनकी छोटी आंत जो होती है उसकी भित्ति क्या कर लेती है? अवशोषित। बड़ी आंत वाली जल के अवशोषित। आगे देखो। शुद्धांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये भी मैंने लिखवाया है। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, ये भी बताया मैंने कि उनकी अधिकता होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वार शरीर के बाहर कर दिया जाता है। गुदा द्वार के द्वारा क्या कर दिया जाता है? शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये मैंने तुम्हें बताई थी। अब आ जाता है मेरे भाई दंत क्षरण। दंत क्षरण की बात करें तो दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के शैने शैने क्या होता है मेरे भाई? बताओ। संस्कृत का शब्द है मेरे भाई शैने शैने का मतलब है धीरे धीरे। शनै का मतलब है, शनै का मतलब है धीरे धीरे। मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। तब इनेमल मृदु या विखंजीकृत का मतलब बिखरने लग जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। देखते हो ना कईयों के, मतलब जैसे दांत है, मेरे तो दांत क्लीन दिख रहे हैं, तुम्हें चमक रहे हैं? हाँ गुरुजी लाइट से भी ज्यादा चमक रहे हैं। हाँ चमक रहे हैं। कईयों के क्या होते हैं, इसमें परत छाई पड़ी रहती है, कोई पीली पीली लो नालायक शुक्ला, ऐसी बदबू है भाई मारा, बहुत सूख लो काम है। मतलब 5-5 इंच की, मतलब दांत भी उनका नहीं, दांत पे परत का छावा से रोड भी आ जाए गल्ला भर। तो ऐसा ऐसा सूखला आदमी है। अंबे तू भी है, आजा इधर को नालायक, देख रहे हैं इधर देख। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह नहीं पहुंच पाती। अब भाई देखो, जैसे अब दांत के ऊपर परत बन गई, प्लाक बन गया। क्या बन गया? प्लाक। प्लाक बनने के बाद में अब जो लार है बेचारी वो उदासीन करने के लिए पहुंच ही पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी गुरुजी। अब नहीं पहुंच पा रही तो मेरे भैया बताओ, अब ये दांत तक नहीं पहुंच पा रही है लार उदासीन करवा के लिए, तो अम्लीय रहेगा। कौन रहेगा? हाँ गुरुजी अम्लीय रहेगा। अब बेटा वो अम्ल तो पूरा नाश करेगा ही करेगा नाश। तो आ जाओ।
इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, जीवाणु जो है वो अम्ल पैदा करे, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में मेरे हो गया था और अभी भी है। ठीक है, चलो गुरुजी, हमको क्या है मतलब प्राचीन काल से? गुरुजी अरे मेरे भाई तुमको बता रहे हो तुम्हारा प्राचीन काल आज को ही भविष्य बन जाएगा। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे भाई। ये देखो, स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है? स्वयंपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं, विषमपोषी पर आश्रित रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है मेरे भाई? तो मैंने बता रखा है कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य से। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वायुमंडल से। जल जो होता है वो कहाँ से मेरे भाई? पौधों की जड़ों से, मृदा से। ठीक है, और जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में होता है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? यह भोजन को मतलब भोजन को पचाने में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। भोजन को सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में भी सहायता करता है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं मेरी? सहायता करते हैं। आगे आ जाओ, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांतर को कैसे अभिकल्पित किया गया है? ये भाई मेरे भाई देखो, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए इसमें क्या होते हैं भाई? उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जो क्या है? दीर्घ है। जब इन क्या होती है? इन दीर्घ वाहिकाओं की क्या होती है? होती है। पूरा का पूरा मतलब जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा संपर्क में रहता है और इनसे क्या जाता है। अलग अलग जंतुओं की आंत जो होती है अलग अलग लंबाई की होती है। ठीक है, जब मांस खाने वाले जंतु तो शुद्धांत्र होती है, छोटी आंत होती है मेरे भाई। मांस खाने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी छोटी आंत जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। जबकि हम मतलब और जो शाकाहारी जो जानवर है जो घास वगैरह खाते हैं, घास खाते हैं, उनको के लिए क्या होती है? छोटी आंत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन के लिए उनको लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता पड़ती है। चलो आगे आ जाओ। ये मेरे भाई श्वसन की बात आ गई है। किसकी बात आ गई है? श्वसन। मेरे भाई कल ही होगा ये पूरा। देखता हूँ एक बार कितना टाइम हो गया। आज तो होगा ही नहीं है, अभी तो 9 है। चलो 9 मिनट में तो करा दूंगा बहुत सारा। आ जाओ मेरे भाई, देखो ये फूंक दे रहा है। ये नालायक पता नहीं कौन सा है, बिना बाल का बिना कुछ का। हाँ आ जाओ, मान लिए कोई है, मान लिए एक्स है। अरे वो एक्स नहीं है नालायक को, ये एक्स है। मतलब अरे ये वाला एक्स है, अरे गधो पे ले जाते हो तुम है ना पूरा पूरा। ये एक्स है, ठीक है। हाँ देखो, ये क्या है मेरे भाई? नली है। ये परख नली में चूने का पानी है। ये चूने का पानी है, रबर की नली का है, पिचकारी है। ठीक है मेरे भाई, चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चूने के पानी में पिचकारी सिरिंज द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है। ठीक है मेरे भाई, देखो एक में तो क्या कर रहा है? निःश्वास। अब देखो, निःश्वास का मतलब है श्वास छोड़ रहा है, श्वास दे रहा है। में तो क्या कर रहा है? एक तो ये मेरे भाई निःश्वास द्वारा, और दूसरे में क्या कर रहे हैं? हम पिचकारी द्वारा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। आ जाओ, एक परखनली में ताजा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूध होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परखनली में ताजा चूने के पानी को लेकर वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूध कितना समय लगा है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है? चलो आगे देखता हूं भाई क्या कहना चाह रहा है। देखो ये क्या कहना चाह रहा था कि भाई जैसे एक तो हमने फूंक दी, एक हमने क्या दी उससे, मतलब क्या बोलता है अपने पिचकारी। पिचकारी का मतलब सिरिंज से। ठीक है, एक तो इंजेक्शन होता है, उसको बड़ा रूप बना दिया तो पिचकारी बन गई। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक तो हमने पिचकारी से दी, एक हमने मुंह से दी। तो मुंह वाली में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। तो चूने का पानी दूध या कौन सा जल्दी होगा? जिसमें सब ए परख नली वाला। कोई दिक्कत इसमें बताओ? ये तो देखो नॉर्मली बात है मेरे भाई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहाँ ज्यादा होगी? पिचकारी से देंगे तब या फिर मुंह से देंगे तब? देखो भाई, हमने ऑक्सीजन ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड हमने पूरी सांस ली थी। जब हम सांस ले रहे थे तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी जा रही थी? बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी जा रही थी? सर 0.03%। लेकिन अब जब हम छोड़ रहे थे तो कितनी छोड़ रहे थे गुरुजी? 4%। मेरे भाई एक तो हमने वायुमंडल में ली, जब वायुमंडल से ली तो कितनी थी? 0.03, मतलब वायुमंडल में कम है। हम जब छोड़ रहे हैं तो क्या है? ज्यादा। जब इसने श्वास दिया है मेरे भाई, जब इसने श्वास दिया है तो इसमें क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी मेरे भाई, उसका पानी क्या हो जाएगा? चूने का पानी दूध क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ठीक आने वाली थी, रुक गई। अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इन पे मेरी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं है मेरे भाई। आ जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो पता चल गया कौन सा पानी जल्दी हो जाएगा? दूध या जिसमें मुंह से दे रहा है। ठीक है, आगे देखो। किसी फल रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए। एक छिद्र वाली कोर्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले जाइए। कोर्क में मुड़ी कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र को ताजा तैयार चूने के पानी
वाली परखनली में ले जाइए, चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय का अवलोकन कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में हम क्या दर्शाता है, बताओ क्या दर्शाता है। देखो मेरे भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि किसी फल या रस चीनी का घोल लेकर उसमें डाल दें, ठीक है। एक में क्या कर लेंगे अपन, देखो एक छिद्र वाली कोर्क लगी परखनली में इस मिश्रण को ले जाइए, कोर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाए, कांच की नली के स्वतंत्र ताजा चूने के पानी तैयार कीजिए, पानी में होने वाले परिवर्तन। देखो मेरे भाई जैसे ही इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कोई फल फ्रूट है उसमें हम यीस्ट डालेंगे तो उसका किण्वन होगा, किण्वन होगा तो क्या बनेगी, उसमें से गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, हाँ गुरुजी बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी मेरे भाई, जैसे कोई चीज बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कोई और भी गैस बन सकती है, हम मान रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बनेगी मेरे भाई तो ये क्या करेगी, उस चूने का पानी जो होगा उसको कैसा बना देगी, दूध क्या बना देगी, कैसे बना देगी, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं, हाँ चलो ये भी करा। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। विविध जीव इसी भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे रास्ते का प्रयोग करते तरीके का उपयोग करते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु में पायरुवेट में विखंडन है। मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, पहले जो ग्लूकोज था उसमें कार्बन कितना था, 6, पायरुवेट में जब टूटेगा तो उसका कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, पायरुवेट में 3 लिख लेंगे नोट डालकर, पायरुवेट में कार्बन की संख्या कितनी है, 3 हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। पायरुवेट में कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है, 3। 6 वाला तो क्या था जटिल, अब वो किस में टूट जाएगा, पायरुवेट में बच जाएगा कार्बन के 3 अणु, ठीक है। चलो यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है, इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह किण्वन के समय ईस्ट में होता है, ये वाली चीज मैंने लिखवा रखी है मेरे भाई, बस ओनली ये वाली चीज डालनी है कि पायरुवेट में कार्बन के 3, देख भाई कार्बन डाइ मतलब कि हमने ग्लूकोज का विखंडन किया तो वो पायरुवेट में टूट गया, तो पायरुवेट में जब टूटा तो कार्बन के कितने अणु थे भाई, टूट गया, लेकिन अब कार्बन के पहले कितने थे, पहले थे मेरे भाई 6, अब कितने बचेंगे, अब बचेंगे गुरुजी ये 3, क्या आ गया जाओ। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थित होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन करके होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है मेरे भाई। यीस्ट का किसमें होगा, अवायवीय श्वसन। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु कौन सा, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है, ठीक है। क्रैम्प किस व्यक्ति में बोल देगा वो, किसी व्यक्ति में क्रैम्प का होना का लक्षण है ग्लूकोज की अधिकता का, लैक्टिक अम्ल की अधिकता का, एथेनॉल की अधिकता का, पायरुवेट की अधिकता का, ठीक है। तो हमें बताएंगे कि लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण है, लैक्टिक अम्ल जब अधिक मात्रा में बन जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, क्रैम्प का खतरा हो जाएगा। देखो ये वाली चीज मैंने लिखाई थी ग्लूकोज का, इस तरीके से इसको आड़ा करके लिखवाया था मैंने। ग्लूकोज के 6 अणु थे कोशिका द्रव में, पायरुवेट में 3 वायु अणु और ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, एक में ऑक्सीजन का अभाव था और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, 3 तरीके से थे। जब अनुपस्थित था, अनुपस्थित किसमें हो रहा था, यीस्ट में, मतलब अवायवीय क्या हो रहा था, श्वसन हो रहा था यीस्ट में, ठीक है। किसमें हो रहा था मेरे भाई, यीस्ट में। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिली, क्या मिली, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने क्या बनाया, 2 कार्बन के अणु बनाए साथ में, क्या बनाए, 2 कार्बन के अणु बनाए। लैक्टिक अम्ल में देखो अब ऑक्सीजन का अभाव हुआ, जब ऑक्सीजन का अभाव हुआ तो क्या बना, लैक्टिक अम्ल बना और ऊर्जा बनी, 3 कार्बन के अणु बने। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊर्जा बना। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन 3 तरीके से, वायु की उपस्थिति में मतलब कि ऑक्सीजन के अभाव में। एक स्थिति ये थी जिसमें ऑक्सीजन था ही नहीं, एक स्थिति ऐसी थी जिसमें ऑक्सीजन का अभाव था और एक स्थिति ऐसी थी जिसमें उपस्थित थे, ठीक है। तीनों स्थितियों में देखा किस किस में हो रहा था, जब अवायवीय हो रहा था मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तो यीस्ट में, ठीक है। हमारी पेशी कोशिकाओं में कब, जब कम अभाव हो रहा था तभी तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, तभी तो दर्द होगा, तब हम मालिश करेंगे, लैक्टिक अम्ल टूटेगा, लैक्टिक अम्ल हमारा दर्द ठीक होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति किसी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में होती है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मी एंडोथर्मिक मतलब आंतरिक
क्रियाओं का परिचालन करती है। एटीपी से मिलती है वो हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं का क्या करती है भाई, संचालन करती है। कल भाई हम एटीपी पढ़ेंगे और कल मैं इस चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज करवा चुका होऊंगा। ठीक है मेरे भाई, कल के लिए तैयार रहेंगे। आज हमने पढ़ा है, कल थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, कल इसके क्वेश्चन कराने के ट्राई करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे सभी। और कोई दिक्कत किसी को, बताएंगे सभी मेरे भाई। ठीक है, और बहुत बहुत थैंक यू भाई सभी को। हाँ देखो अभी और क्लासें आने वाली हैं तुम्हारी, उसके लिए बेफिक्र रहें। ठीक है, और क्लासें आ रही हैं, प्रयास जारी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये लो बस, ठीक है चलो।